नमस्कार। आज हम मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताओं को लेकर बुद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। बुद्धि क्या है, उसकी अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसके क्या स्वरूप हैं। विभिन्न विद्वानों ने बुद्धि के संबंध में हमें क्या क्या बताया है। मोटे तौर पे हम बुद्धि किसे कहते हैं? हम बुद्धि कहते हैं कि हमारे सामने जो समस्याएं आती है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रोज दिन के संबंध में जो भी बातें हमारे सामने आती हैं, उसे हम किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, और वहाँ हम अपने व्यवहार को किस तरह से अनुकूल स्वरूप में लाते हैं। हमारे पर्यावरण से संबंधित जो भी बातें हमारे सामने आती है, हमारे सामाजिक व्यवहार में जो बातें हमारे सामने आती है, पारिवारिक व्यवहार में, पढ़ने लिखने में कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और उन्हें हम किस तरह से सुलझाते हैं, किस तरह से उनके साथ अनुकूलन करते हैं, यहां देखा जाता है इसी स्वरूप में कि बुद्धि क्या है। हम कुछ स्लाइडों के माध्यम से बुद्धि पर चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए हम इन स्लाइडों को लें और देखें कि बुद्धि क्या है। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगी आपसे, क्योंकि कुछ तकनीकी चीजें ऐसी होती है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तर्क को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। अब इसमें 3 चीजें सामने आई हैं। एक है भावना। तो जो हम महसूस करते हैं उसे आप कह सकते हैं कि ये हमारी भावना है। वो क्रोध है, प्यार है, किसी के प्रति प्रेम है, कुछ भी हो सकता है। अंतःप्रज्ञा, अंतःप्रज्ञा जो होती है, जब आपके मस्तिष्क में कोई भी विचार एकाएक आते हैं, अचानक से आते हैं, किसी भी चीज का आभास होता है, उसे हम अंतःप्रज्ञा कहते हैं। अनुकूलन, अनुकूलन यहाँ हम उस चीज को कहेंगे कि जब आपके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, नवीन परिस्थिति आती है, और आपको उसके साथ रहने की आदत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं, तो कहते हैं कि हमने उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन कर लिया है। इसके बाद है सूचना के प्रसंस्करण। ये सूचना का प्रसंस्करण क्या है? सूचनाएं हमारे दिमाग में आती है, तो क्या हम सारी सूचनाओं को सही मान लेते हैं? नहीं, हम उसे प्रसंस्कृत करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें कौन सी सूचनाएं हमारे काम के योग्य है और कौन सी हमारे काम के योग्य नहीं है। इस संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम अगले स्लाइड पर आते हैं। तो सबसे पहले जो एक सिद्धांत दिया था वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जिसे एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता था। उनके अनुसार बुद्धि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता है, अच्छा बोध करने की योग्यता है और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। यह सिद्धांत, चूंकि अल्फ्रेड बिने ने सिर्फ शोध कार्य किया था किसी छात्र पर, तो उसे लेकर ही ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इस वजह से इसे एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। ये अल्फ्रेड बिने हैं। बुद्धि को प्रत्यक्षण करने, सीखने, समझने और जानने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो हम थोड़ा जाने कि प्रत्यक्षण क्या है। अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को जब हम संगठित करते हैं और उससे हम अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जो जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया करते हैं, उसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। यानी कि जो हमारे नाक, कान, आंख जैसे इंद्रियां हैं, त्वचा, इससे जब हम कोई अनुभव प्राप्त करते हैं
तो हम कहते हैं कि हमने इस चीज का प्रत्यक्षण किया है। हम इस अगले स्लाइड्स के माध्यम से इसकी अवधारणा ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी। देखिए, यहाँ एक संख्या है, ठीक, और इस संख्या को अगर आप दाहिनी ओर से देखते हैं तो आपको 9 नजर आएगा, लेकिन अगर आप बाईं ओर से देखते हैं तो आपको 6 नजर आएगा। तो यहाँ द्वंद्व पैदा हो सकता है। ये लड़की कह सकती है कि ये 6 है, ये पुरुष कह सकते हैं कि ये 9 है, लेकिन यहाँ सिर्फ इनके प्रत्यक्षण में अंतर है कि ये इसे 9 समझ रहे हैं और ये इसे 6 समझ रही है। वास्तविक यहाँ क्या स्थिति होगी, जब ये वहां जाकर ही पता लग सकता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मशहूर चित्र है, जो कि ऊंची कक्षा में पैराडाइम के नाम से कहा जाता है। फिलहाल मैंने इसे सिर्फ प्रत्यक्षण के उदाहरण के रूप में ले लिया है। आप जब इस चित्र को बाईं ओर से देखेंगे, देखिए, हम इसे बाईं ओर से देखना शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि ये एक खरगोश का चित्र है, लग रहा है। आप इस तरफ से देखिए तो लगेगा कि ये एक खरगोश का चित्र है। क्यों भाई? तो ये खरगोश जैसे इसका चेहरा है, इसकी छोटी सी आंख है, ये उसके खरगोश की पूंछ है, तो मुझे खरगोश लग रहा है। लेकिन हम जब दाईं ओर से इसे देखेंगे तो एक बार आप फिर से देखिए कि ये आपको एक छोटा सा बत्तख की तरह, बत्तख के चोंच की तरह दिखाई देती है। ये एक चित्र है, लेकिन हमारा प्रत्यक्षण अलग अलग है। सीखना क्या है? सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम जब से पैदा होते हैं तब से ही सीखना शुरू कर देते हैं और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। धीरे धीरे हम अपने वातावरण से समायोजित कर लेते हैं। सीखना मूलतः कहा जाता है कि जब आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाता है तो यह सीखना है। देखिए, जब हम छोटे हैं तो हमने क्रॉल करना, यानी कि ये बोलते हैं इसे, घुटनों के बल चलना सीखा, फिर हमने खड़े होना सीखा, हमने दौड़ना सीखा। तो यहाँ हमारे व्यवहार में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके बाद देखिए कि हम जब छोटी छोटी चीजें सीखते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगते हैं। तो क्या एक ही बार में हमने ये बिल्डिंग बनाने का नक्शा बनाना सीख लिया, या फिर एक ही बार में मोबाइल ऑपरेट करना सीख लिया, या किताबें पढ़नी सीख ली? नहीं, हम इसकी शुरुआत छोटे छोटे चरणों में करते हैं और सीखते जाते हैं, और सीखते सीखते हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता जाता है। बुद्धि समझने और जानने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित की जाती है। अब हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो जानते हैं जरूरी नहीं कि वे समझते भी हों, लेकिन जो समझते हैं वे जानते भी हैं। किसी भी चीज को हम पहले जानते हैं। अगर हमने सामने में कोई वस्तु देखी तो हमने देख लिया कि वो कोई एक वस्तु है। अब उस वस्तु के क्या गुण हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। तो जानना पहले होता है, समझना उसके बाद। यह तुरंत हो सकता है, बहुत समय भी लग सकता है। कई बार आपने अपनी कक्षा में जो 8वीं या 10वीं क्लास में पढ़ा होगा उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप 4 साल 5 साल के बाद उस चीज को देखते हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, मैं समझ गया। कभी कभी जानना और समझना साथ साथ भी चलता है। जानते हुए समझना ज्यादा बेहतर है, या समझते हुए जानना? तो मानते हैं कि नहीं, हम केवल जाने ना, समझते हुए जाने। जानना आसान है क्योंकि उसमें आपको बहुत पक्षों को नहीं देखना होता है, लेकिन जब हम किसी चीज को जानने के लिए बैठते हैं तो वह कई स्वरूपों में हमारे सामने आता है, यानी कि कई आयामों में हमारे सामने आता है। जैसे एक चित्र है, इसे हमने चित्र के रूप में देख लिया, लेकिन इस चित्र पर अगर हम सोचने बैठते हैं, हम समझ अपनी बनाने बैठते हैं, तो देखिए कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कितनी क्रियाएं होती है। अब हम कुछ उपागमों की चर्चा करेंगे कि बुद्धि से संबंधित कितने उपागम हैं। मनोमितिक उपागम,
सबसे पहले हम मनोमितिक उपागम के बारे में बात करेंगे। मनोमितिक उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का एक समुच्चय माना जाता है। अब यहाँ देखिए कि कितने तरह की चीजें मनुष्य के दिमाग में आती है। वो युक्ति बनाता है परेशानियों से निकलने के लिए, कभी वो दिशा का ज्ञान करता है, कभी वो खुशी को महसूस करता है, कभी वो अपने आप को असेंबल करता है यानी कि संगठित करता है, कभी कहीं जाना चाहता है, कभी वो व्याख्यान देता है कि उसकी बातों को लोग सुने, कहीं वह इकट्ठा होकर खेलता है, कहीं वह कुछ देखता है तो उसे समझने की कोशिश करता है। तो इन चीजों को जब हम एक साथ रखते हैं तो मनोमितिक उपागम में हम बुद्धि के द्वारा हम बुद्धि को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक समुच्चय के रूप में। अभी पीछे हमने सूचना प्रसंस्करण उपागम की चर्चा की थी, उसे हम प्रक्रमण भी कह सकते हैं। सूचना प्रक्रमण उपागम में बौद्धिक तर्क एवं समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। कैसे? सबसे पहले आप एक कंप्यूटर का ही उदाहरण लेते हैं। कंप्यूटर में आप कुछ भी डालते हैं तो क्या होता है, वो चला जाता है अंदर प्रोसेसिंग में, और प्रोसेसिंग होके जब चीजें बाहर आती है तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। इसी तरह दिमाग में, हमारे दिमाग में दिन भर में बहुत सी चीजें आती जाती रहती हैं, तो उन चीजों को हमारा दिमाग प्रसंस्कृत करता है, उस पर क्रिया करता है, उस पर सोचता है, विचारता है, तब जाकर वह समझ के रूप में, एक समझ के रूप में बाहर आती है, यानी कि आउटपुट के रूप में बाहर आती है। इस प्रक्रिया में कई बार क्या होता है कि जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि लंबे समय के लिए याददाश्त में जमा हो जाती है, और जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है वो कुछ देर के लिए ही हमारे मस्तिष्क में रह पाती है। एल्फ्रेड बिने का ये सिद्धांत हमने पहले बताया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के रूप में किन चीजों की चर्चा की? उन्होंने बताया कि हमारे बुद्धि में दो तत्व होते हैं। एक बोलते हैं उसे एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट तत्व। ये देखिए एक विशिष्ट तत्व के रूप में इस गोले में दर्शाया गया है, ये विशिष्ट तत्व दूसरा है, और इन दोनों के बीच में एक जी फैक्टर है यानी कि जनरल फैक्टर, इसे हम सामान्य तत्व कह सकते हैं। तो विशिष्ट तत्व जो है सभी क्रियाओं में विद्यमान नहीं रहता है। कहने का मतलब कि जो हम जब बौद्धिक क्रियाएं करते हैं, जहां हमें अपनी बौद्धिक बुद्धि के प्रदर्शन की जरूरत होती है, तो वहां हम अपनी बौद्धिक क्रियाओं को लागू करते हैं, तब उसे हम कहते हैं कि इसमें ये विशिष्ट तत्व विद्यमान है। लेकिन जो इन बौद्धिक क्रियाओं में विद्यमान नहीं रहता, यानी कि हर प्रकार की क्रिया में विद्यमान रहता है। थोड़ा ध्यान देंगे कि जब हम बौद्धिक क्रियाएं करते हैं तो वहां कुछ विशिष्ट क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब हर प्रकार की क्रिया करते हैं तो वहां जो तत्व मौजूद रहता है उसे हम सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर कहते हैं, और जो विशिष्ट तत्व होता है उसे हम स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। इसे ही स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत कहा गया है। मान लीजिए कि एक कोई नर्सिंग या कंपाउंडर है या डॉक्टर है, तो इनमें इनकी जो योग्यता है इसे हम कहेंगे कि ये विशिष्ट योग्यता है, यानी कि इनमें एस फैक्टर है। लेकिन एक हम रोज खाना खाते हैं, नहाते हैं, ये योग्यता हमारी सामान्य योग्यता के अंतर्गत आती है, यानी कि जी फैक्टर के अंतर्गत आती है। विशिष्ट योग्यता सबों में नहीं पाई जाती, सामान्य योग्यता कमोबेश सबों में पाई जाती है। अब आते हैं थर्स्टन के मानसिक योग्यता के सिद्धांत पर। थर्स्टन ने, आप इन्हें देख सकते हैं कि इन 7 बिंदुओं पर उन्होंने अपने सिद्धांत को रखा। इसमें है वाचिक बोध यानी कि बोलने की योग्यता, संख्यात्मक योग्यता यानी कि
इस संख्यात्मक योग्यता में आप अंकों से संबंधित योग्यता को रख सकते हैं, जैसे हिसाब किताब करना। इसके बाद है देशिक संबंध। तो देशिक संबंध के अंतर्गत आप दिशा ज्ञान या फिर इस तरह की यानी स्थान संबंधी तत्व को रख सकते हैं। प्रात्यक्षिक गति, इसका संबंध प्रत्यक्षीकरण से है, जो हमने अभी पीछे बताया। शब्द प्रवाह, तेजी से हम अलग अलग शब्दों के बारे में सोच सकते हैं। स्मृति यानी कि याद करने की योग्यता। आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क के संबंध में भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये बता देते हैं कि जब हम बहुत सी चीजों को देखते हैं और उससे एक सामान्य चीज उभर कर सामने आती है, तो हम कहते हैं कि ये आगमनात्मक तर्क है। आगे और देखते हैं कि आर्थर जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल। आर्थर जेनसन जो थे, उन्होंने एक मॉडल दिया, उसका नाम था साहचर्यात्मक अधिगम। यह प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर पर कार्य करती है। प्रथम स्तर साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आप जितना ही अपने दिमाग में डालेंगे, यानी कि जितना इनपुट करेंगे, आउटपुट भी लगभग समान ही होगा। जैसे हम पहाड़े रटते हैं, या हम जब अल्फाबेट या वर्णमाला सीखते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? अ सीखेंगे, तभी आ सीखेंगे, और सीधे हम थ नहीं सीखेंगे। या हम पहाड़े सीखते हैं तो उसे हम रटते हैं, तो रटने के बाद क्या होता है कि जो हम रटेंगे हमारे जबान से, दिमाग से वही निकलकर बाहर आता है। तो यह साहचर्यात्मक अधिगम का प्रथम स्तर हम इसे कह सकते हैं। जो द्वितीय स्तर है वो संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं। जैसे यहाँ हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं जब हम द्वितीय स्तर में आते हैं। तो यहाँ जब हम अपने दिमाग में कोई भी चीज इनपुट करते हैं, यानी कि हम अपने दिमाग में कोई भी चीज डालते हैं, तो वो उससे जो निकल कर सामने आता है वो बहुत इफेक्टिव, बहुत प्रभावी होता है। बहुत सी चीजें, देखिए एक बच्चा है, इसके दिमाग में बहुत सी चीजें जा रही हैं, तो इसमें से ये सोचेगा, समझेगा, फिर इसके दिमाग से निकलकर कुछ चीजें सामने आएगी। आप देखिए, जब आप एक रीजनिंग बनाना शुरू करते हैं, तो यहाँ देखिए कि किस तरह से रीजनिंग आगे बढ़ता गया है, और यहाँ 90वें स्थान पर क्या आएगा। ये इसे हम कहते हैं कि ये हमारे उच्च स्तर का कौशल है, दिमागी कौशल है, जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। संज्ञानात्मक सक्षमताओं का मतलब ही होता है कि हमारे मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रिया। देखिए, अभी संज्ञानात्मक अधिगम की बात हमने की थी, तो देखिए कि संज्ञानात्मक अधिगम, यहाँ नीचे कितनी तरह की सूचनाएं हमारे दिमाग में आई, फिर यहाँ से ये छटकर उसमें से जो काम की चीजें हैं वो निकलकर सामने आई, और अंत में हमारा एक उच्च कौशल युक्त, जो कहते हैं निर्गम, यानी कि जरूरी चीज बाहर आई है। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है इस तरह से बना हुआ है, उसमें किस तरह चीजें आती है और वहां किस तरह से प्रक्रिया होती है और चीजें निकलकर सामने आती है। इस संरचना को थोड़ा ध्यान से देखें। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल। यह जो मॉडल है, इसमें 3 चीजें हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ये जेपी गिलफोर्ड का चित्र है और इन्होंने ये मॉडल दिया है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह समझ सकेंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपको ऊंची कक्षा में भी ये पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें जो है ये 3 आयाम है, विषय वस्तु या सूचना सामग्री। यहाँ देखिए संक्रियाएं हैं और यहाँ देखिए कि उत्पाद है। अब ये तीनों विमाएं किस तरह से काम करती हैं, ये सभी मिलाकर 6, 1 2 3 4 5 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 5 है, तो 6 गुना 5 गुना 6, इस तरह से इसके वर्ग बने हुए हैं। और ये किस तरह से काम करती है, मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाती जाऊंगी। सबसे पहले देखिए कि अगर एक दृश्यात्मक है, तो इसमें दृश्यात्मक में क्या दिखाई देने वाली वस्तु, श्रवणात्मक है तो उसमें सुनने वाली, संकेतात्मक है तो इसमें संख्या, अक्षर, प्रतीक कुछ भी आ सकता है। इसके बाद है भाषागत। तो भाषागत में शब्दों के अर्थ, विचारों के रूप में ग्रहण की जाने वाली सूचना सामग्री आती है। व्यवहारगत में व्यक्तियों के द्वारा अपने कार्यों एवं अभिव्यक्ति के द्वारा प्रदत्त सूचना सामग्री आती है। फिर हम आते हैं संक्रियाओं पे। मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जब विषय वस्तु या जो सूचना
हमें मिलती है उसके संबंध में हम निर्णय लेते हैं कि वह कैसी है, वह अच्छी है या बुरी है, लाभदायक है या हानिकारक है। इसके बाद फिर हम आते हैं केंद्रीभूत उत्पादन पर। केंद्रीभूत उत्पादन से तात्पर्य है कि किसी भी समस्या का एकमात्र सर्वोत्तम हल हम किस तरह से प्रस्तुत करें। बहुत सी चीजें हमने सोची, लेकिन एक जगह हम केंद्रित होके क्या निकालते हैं, कैसे समस्या का समाधान करते हैं। इसके बाद है बहुविध उत्पादन, यानी कि केंद्रित होकर अगर हम सोचते हैं तो समस्या का एक समाधान ही नहीं, कई समाधान भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है स्मृति। यहाँ भी स्मृति में वही चीज है कि हम अपने विषय वस्तु को, चिंतन मनन की सामग्री को किस तरह यादों में संजो कर रखते हैं। संज्ञान, संज्ञान यहाँ है तो संज्ञान का पीछे भी हमने बताया था कि पहचान एवं खोज संबंधी जो मस्तिष्क में प्रक्रियाएं चलती है वो संज्ञान के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं उत्पाद के विभाजन पर। इकाइयां, इन्हें छोटी छोटी परंतु सार्थक विषय वस्तु संबंधी सूचनाएं, जैसे कोई एक संख्या, अक्षर या शब्द के स्वरूप में हम याद कर सकते हैं। फिर आती है श्रेणियां, किसी समान विशेषता के आधार पर संप्रत्यय के रूप में विकसित इकाइयों का समूह, जैसे पुरुष, स्त्री, विवाहित, अविवाहित। हम श्रेणी बना सकते हैं और हम श्रेणी के रूप में याद कर सकते हैं। हम जब किसी संबंध को जोड़ते हैं, दो अवधारणाओं को जोड़ते हैं, तो हम कहते हैं कि ये संबंध संबंध का कार्य चल रहा है। फिर हम आते हैं प्रणाली पे। हाँ, शायद वही है। तो संबंधों को जब हम संगठित रूप में लाते हैं तो हम उसे कहेंगे कि ये एक प्रणाली के स्वरूप में आ गई है। फिर हम आते हैं रूपांतरण पर। विषय सामग्री के स्वरूप में परिवर्तन लाना या उसकी पुनर्संरचना करना। जो वस्तु किसी एक फॉर्म में है, एक रूप में है, जब हम उसमें कुछ भी चेंजेस लाते हैं तो कहते हैं कि यह रूपांतरण है। इसके बाद है अनुप्रयोग। हमें बहुत तरह की सूचना सामग्री मिलती है, तो जब हम उस सूचना सामग्री को प्रयोग में लाते हैं, यानी तो हम कहते हैं कि यह एक अनुप्रयोग है। देखिए, ये भी पीछे की ही चीजें हैं। इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया है जिससे कि आपको समझने में सुविधा होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए और उनके प्रतिपादक कौन थे। आपको ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, इसे समझने में आपको इससे सुविधा होगी। इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो मान के चलिए कि मोटे तौर पे बुद्धि के सभी सिद्धांतकारों के नाम आपने जान लिए। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे और हल करेंगे। पीछे इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। तो ये थी बुद्धि से संबंधित कुछ बातें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन्हें अच्छी तरह से समझा होगा। इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं आगे आपके लिए उपलब्ध रहूंगी और उस समय आप अपने प्रश्नों के उत्तर या अपनी जिज्ञासा जो है उसे शांत करने के लिए जो भी आप खोज कर रखते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। फिलहाल आप इसे देखेंगे और अगले वीडियो का इंतजार करें। बुद्धि से संबंधित अभी 3 वीडियो और आएंगे। तब तक के लिए इसे देखें, समझें और मुझे विदा दें।